हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं सर्कुलर मोशन का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स के जो मोशंस ऑफ इक्वेशंस हम लोग काइनेमेटिक में पढ़ते थे, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ये जो हम लोग न्यूटन्स के इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते थे लीनियर वाले में, काइनेमेटिक्स के अंदर में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एंगुलर वाले में आज पढ़ने वाले हैं। और कैसे हो रहा है एक बार थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग लीनियर मोशन के लिए, जैसे हम लोग बात करें लीनियर मोशन के लिए हम लोग पढ़ते थे लीनियर मोशन। अगर मैं लीनियर मोशन के लिए बात करूं तो हम लोग इक्वेशंस पढ़े थे v इजिकल टू यू प्लस ए टी, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड फिर तीसरा अगर मैं बात करूं तो v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यही हम लोग लीनियर वाला पार्ट पढ़े थे। अब अगर मैं बात करूं एंगुलर के लिए, एंगुलर मोशन अगर हो रहा है उसके लिए क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, अब ये होता था v, यानी वो लीनियर के लिए होता था। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, सपोज करें ये v है, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं बात करूं, अगर ये v है, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं v को ओमेगा के टर्म्स में, तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। नाउ देखो यहां पे मैंने क्या किया, v को हटाकर रिप्लेस कर दिया ओमेगा से, क्योंकि ये लीनियर वेलोसिटी होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया। ये फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर फाइनल वेलोसिटी हो गया घूमने वाले के रेस्पेक्ट में। s क्या है, आप यहां पर देखो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन लीनियर। अब हम डिस्प्लेसमेंट इन एंगुलर बात करेंगे तो थीटा होता था, ut यहां पे लिख रहे हैं u इंटू टी, ut, तो यहां पे क्या लिखेंगे, ओमेगा नॉट टी, बिकॉज ओमेगा इज फाइनल एंड ओमेगा नॉट इज इनिशियल, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर है। एंड थर्ड इज v स्क्वायर, दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस टू अल्फा, एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, सो वी टेक एज थीटा। क्लियर है, एकदम सिंपल से। इसमें एक और इक्वेशन होता था जो nth टाइम के लिए पढ़ते थे, nth पोजीशन के लिए पढ़ते थे, तो होता था u प्लस हाफ अल्फा, मतलब यहां अल्फा नहीं होगा, हाफ a टू n माइनस वन, जो nth पोजीशन के लिए हम लोग लिखते थे, यही चीजें हम यहां पे भी लिख सकते हैं पोजीशन के लिए। सो s ऑफ t यानी थीटा ऑफ t की बात करें, थीटा ऑफ t की बात करें या फिर पोजीशन की बात करें, तो यहां पे बात करेंगे ओमेगा नॉट प्लस हाफ a टू, जो nth पोजीशन के लिए था, यानी कि 2 ऑफ t माइनस वन। क्लियर है। तो ये वाला पार्ट आप यहां से भी देख सकते हैं किस तरह से लीनियर का यूज कर रहे हैं एंगुलर के अंदर में। अब देखो ये सभी इक्वेशन जितने भी इक्वेशंस हम लोग लीनियर के लिए पढ़े हैं, वो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही होता है। जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तभी आप इन तीनों चारों इक्वेशंस को यूज कर सकते हैं। यहां पे भी एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मीन्स अल्फा, कांस्टेंट होना चाहिए। ये अगर वेरिएबल है तब आप इस इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे एक बार फटाफट जल्दी से भी देख लेते हैं। थीटा अगर मैं बात करूं तो v इज इक्वल टू वी नॉट अल्फा टी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v u प्लस ए टी। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, s u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, s ऑफ t u प्लस, अब ये मैं हाफ लिख रहा हूं यहाँ पे वाला पार्ट, एंड यहाँ पे होगा a एंड यहाँ होगा 2n माइनस वन,
जो मैंने यहाँ पे टी पे लिखा हुआ है। और अगर मैं एवरेज का निकालूं, ये वाला पार्ट क्या बन रहा है, एवरेज, यानी S इज इक्वल टू U प्लस वी बाई 2 इंटू में T। क्लियर है क्या? पक्की बात है, बहुत सिंपल है, इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इसके बेस। तो चलिए इसके बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। A wheel of motor rotates with a constant acceleration। मान लीजिए कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन लिख लेते हैं, थोड़ा सा गिवन लिख लिया जाए। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दे रखा है 4 रेडियन पर सेकेंड, 4 रेडियन पर सेकेंड, ये अल्फा की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दे रखा है। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि ओमेगा की वैल्यू 0 है, कैसे पता चला भैया कि ओमेगा की वैल्यू 0 है? ओमेगा की वैल्यू 0 है, कैसे पता चला कि ओमेगा की वैल्यू 0 है? ओमेगा नॉट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स इनिशियल 0 है, क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोल रहा है। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी ना। वो आपसे पूछा क्या है और क्या दे रखा है, एक सेकंड देखो, टाइम दे रखा है t बराबर 20 सेकेंड। और आपसे पूछा क्या है, ये तो गिवन था इसमें, और आपसे पूछा क्या है, फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पूछ ले, दैट मीन्स आपसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ ले, ऑसिलेशन नहीं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपसे पूछ ले तो वो फ्रीक्वेंसी ही कहलाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहली बात, जो गिवन दे रखा है उसमें ये वैल्यू दे रखा है और इस पे स्टार्ट पे दे रखा है। तो पहले हम लोग थीटा निकाल लेते हैं। थीटा निकाले क्या कि भाई कितना राउंड घूमता है, उसके लिए नेट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, पहले ये निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये वाला वैल्यू तो 0 हो रहा है, ये रहा। अब अगर मैं थीटा निकालूं यहां से तो कितना आएगा, हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर, स्क्वायर कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 800 रेडियन पर सेकेंड, सॉरी पर सेकेंड, वेलोसिटी थोड़ी निकाल रहे हैं, 800 रेडियन आ गया। और आपको निकालना था फ्रीक्वेंसी। नाउ एन की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन एन। तो आप जानते हैं कि जो थीटा होता है वो 2 पाई एन होता है, ये हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन यानी एक चक्कर लगाने में 2 पाई, और इस तरह से कितनी बार हुआ है वो है n, और यही आपसे पूछा हुआ है, दिस इज थीटा अपॉन में 2 पाई। दोबारा समझते हैं इसको। मान लीजिए कि 10 डिस्प्लेसमेंट टोटल 100 रेडियन आ गया, मान अभी तो यहाँ पे 800, मैं रफली बता रहा हूँ कि 100 रेडियन आपका नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा, और एक आप चक्कर जो घूम रहे हैं वो 2 पाई में हो रहा है। इस तरह से बताइए कितने हो रहे होंगे, कितने चक्कर लग रहे होंगे। तो बेसिकली थीटा की वैल्यू यहाँ पे 800 दे रखा है और 2 पाई दे रखा है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लिए, जो आएगा इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगले क्वेश्चन में, द व्हील ऑफ अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लीजिए कि अगर फ्रॉम रेस्ट पे बात हो रही है, अगर फ्रॉम रेस्ट पे बात हो रही है तो ये बात क्लियर है कि गिवन में अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि ओमेगा नॉट की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए। रोटेट थ्रू 1.5 रेडियन, यानी कि थीटा नॉट, सॉरी थीटा की जो थीटा 1 ले लेते हैं, थीटा की वैल्यू दे रखिए 1.5 रेडियन। ठीक है, ड्यूरिंग फर्स्ट सेकेंड, यानी कि t बराबर 1 सेकेंड पर वो दे रखा है। फाइंड द एंगल रोटेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड, यानी कि थीटा आपको निकालना है अगले नेक्स्ट सेकेंड का, यानी कि t बराबर 2 सेकेंड का निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है सुनिएंगे आप। मान लीजिए कि आपका यहां पे हमने कोई फ्रेम ले रखा है, यहां पे देखना बेटा ध्यान से। ठीक है, पहली बात
जो थीटा दे रखा है उसे हम θ1 कह रहे हैं, पार्टिकल अभी यहाँ पे है, t बराबर 1 सेकेंड पे है। क्लियर है? θ1 के गिवन वैल्यू दे रखा है 1.5। अगले सेकेंड मतलब पार्टिकल p से चलता, पहले यहाँ से चला 1 सेकेंड में यहाँ तक पहुँचा, अब यहाँ पे पहुँच रहा है, q पे पहुँच रहा है। तो अगला जो पोजीशन हो रहा है वो q पे हो रहा है। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लो q पे पोजीशन पे, यहाँ पर q पे ले लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने q पे ले लिया, तो 1 सेकेंड में तो यहाँ तक पहुँचा था, अगले नेक्स्ट सेकेंड में यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वो 1 सेकेंड और लगा होगा। तो अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वो t बराबर 2 सेकेंड निकल गया। समझ पा रहे हैं क्या? आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही पूछा है, यहाँ से ले लेते हैं तो ये हो गया θ2, और आपसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा हुआ यहाँ से और यहाँ के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में, तो इसका मतलब ये हो गया θ2 माइनस θ1 आपसे पूछा हुआ है। आई गेस आपको क्लियर होगा एकदम अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार फिर से तो आपको समझ में आएगा कि रेस से स्टार्ट हो रहा है, पहले 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, अगले 1 सेकेंड में आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो पहले 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट था वो है θ1 हमने मान लिया है, और अगले 1 सेकेंड में जो होगा उसको हमें निकालना है, तो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 आपको निकालना है। ठीक है, नाउ θ2 की वैल्यू हमें पहले निकालनी होगी। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, बहुत सिंपल है। θ1 जो है वो पहले 1 सेकेंड में है, θ2 आपको निकालने, θ1 से θ2 अगले 1 सेकेंड में कितना पहुँचता है वो आपको निकालना है। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी, 1 सेकेंड में पहुँचे, और अगले 1 सेकेंड में होगा यहाँ पे, तो हमने यहाँ से लिया 2 सेकेंड, इसको ले लिया, तो θ2 हम निकालेंगे 0 से लेकर 2 सेकेंड का। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। θ2 इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब टी कौन सी वैल्यू रखेंगे? 0 से 2 का निकाल रहे हैं तो 2 का स्क्वायर करेंगे। लेकिन इसमें समस्या आ रही है कि इसमें ये तो 0 है क्योंकि यहाँ पे दे ही रखा है, अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता है। अब अल्फा की वैल्यू नहीं पता होगा तो θ2 निकालेंगे कैसे? एक अननोन θ2 है, दूसरा अननोन अल्फा है, एक ही इक्वेशन है, 2 अननोन कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी होगी। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई आइडिया? हाँ, पहला वाला जो इक्वेशन दे रखा है ना θ1, उसका यूज करके निकालेंगे। तो θ1 इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड है, अल्फा तो सेम ही होगा दोनों का। तो ये वाला पार्ट 0 हुआ, तो θ1 की वैल्यू आपको दे रखा है, कितनी है भैया? 1.5, इसको हाफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी है, टी की वैल्यू 1 सेकेंड पे है, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3 रेडियन पर सेकेंड। कितना आ गया? सॉरी, हाँ 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, सॉरी 3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। अब यही अल्फा की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे? यहाँ पे रख देंगे, θ2 निकल के आ जाएगा। देखिए थोड़ा सॉल्व करें, हाफ अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 3 रेडियन, और ये हो गया 4, यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा टोटल 6 रेडियन। लेकिन 6 रेडियन हमारा आंसर नहीं है। या अब सुनना बेटा, यहाँ से एक बार देखना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 1.5 रेडियन, और यहाँ से यहाँ तक का हमने पता लगा लिया। देख रहे हो? आ रहा है समझ में? कितना? 6 रेडियन। लेकिन आपको तो अगले 1 सेकंड का ही पूछा हुआ था, 1 सेकंड में तो यहाँ तक था ही, अगले 1 सेकंड में मतलब यही पूछा हुआ है, तो दोनों का माइनस कर देंगे, दैट मीन्स θ2 माइनस θ1। तो θ2 इज 6 रेडियन, θ1 इज 1.5, इट बिकम्स 4.5। दिस इज आवर आंसर, रेडियन। क्लियर है? बहुत सिंपल है इसका आंसर, कोई डाउट? एकदम सिंपल है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लेकर। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर देखिए कोई भी सर्कुलर मोशन पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो उस पर एट द सेम टाइम 2 फोर्सेस लगता है, 2 एक्सेलरेशन भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब उस पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा होगा, एक ही फोर्स लग रहा होगा, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और अगर मैं इसको फोर्स से रिलेट करूं तो मैं बात करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है? और ये होता क्या है देखना,
अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है, जैसे यहाँ पे एक बकेट रस्सी से घुमाया जा रहा है ना, तो इस पे एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक देखना इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, और एक इस डायरेक्शन में सर्कुलर मोशन के अलोंग दैट टेंजेंट बोल सकते हैं, ऐसा भी कहना, टेंजेंटली एक फोर्स लग रहा होगा, उसका नेट रिजल्टेंट कहीं यहां पे हो रहा होगा। ये सब हम फोर्स में भी बात कर सकते हैं, ये सब हम एक्सेलरेशन में भी बात कर सकते हैं। इस तरह के जो एक्सेलरेशन लगते हैं उसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं या टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होता है इसको जो हम लोग एक्सेलरेशन कहेंगे उसको रेडियल एक्सेलरेशन ही या फिर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे या फिर नॉर्मल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुनना मैं क्या बता रहा हूं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उस पर एट द सेम टाइम दो फोर्स तो लग रहा होगा, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तब उस पर टेंजेंशियल जो फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। अब टेंजेंशियल फोर्स क्या काम करता है, जीरो क्यों हो जाता है? देखिए, हमने आपको बताया था कि जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब उसका स्पीड कांस्टेंट होता है। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो उस कंडीशन में जो उसको इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी को लगातार बढ़ा रहा है या घटा रहा है, ऐसी कुछ नहीं होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो जो लगातार स्पीड बढ़ाने और घटाने का काम होता है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन संभालता है, जो अलोंग द टेंजेंट होता है। एक बार समझना वापिस से, थोड़ा सा मैं ऐसे भी समझा रहा हूं आपको। मान लीजिए कि आप एक पत्थर लिए और ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो यहां पर देखना जो ये वाला फोर्स लगता है ना, इसको बोलते हैं, ये जो फोर्स लगता है इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स, और एक जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर की तरफ लगता है उसको रेडियल फोर्स कहते हैं। अब इस टेंजेंशियल फोर्स का क्या काम है उसको समझना। जब अगर आपकी स्पीड बढ़ाना हो, सर्कल का स्पीड बढ़ाना हो, तब टेंजेंशियल फोर्स आपको देना पड़ेगा। जब आपको उसको होल्ड करना है, होल्ड करना मतलब पकड़े रखना है, उसको रस्सी को छोड़ना नहीं है, तब वो रेडियल फोर्स काम करता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड बढ़ाना घटाना तो खत्म हो गया। अगर स्पीड ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं है। और अगर इसका कोई रोल नहीं है तो सिर्फ क्या काम करेगा? रेडियल फोर्स। बिल्कुल सही है, रेडियल फोर्स काम करेगा। इसी को हम लोग एक्सेलरेशन वाले टर्म्स में लिखेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? एकदम फंडामेंटल क्लियर हो रहा है क्या? टेंजेंशियल जो फोर्स होता है वो स्पीड को बढ़ाने और घटाने में रोल प्ले करता है। आपकी स्पीड सर्कल में चलते हुए कितनी स्पीड से बढ़ रहा है घट रहा है, ये टेंजेंशियल फोर्स संभालता है। और रेडियल फोर्स क्या संभालता है? रेडियल आपको होल्ड करके रखता है कि सर्कुलर मोशन पे घूम रहे हो कि नहीं घूम रहे हो। भैया सर्कुलर मोशन में घुमाने रखने के लिए भी एक फोर्स रखनी पड़ती है अपनी तरफ सेंटर की तरफ। जैसे मान लो अगर मैं ऐसे से गोल गोल घुमा रहा हूँ, मान लो इस फिगर के हिसाब से पार्टिकल अभी यहाँ पे है, अब पार्टिकल इधर सीधे निकल जाएगा, लेकिन अगर मैं खींचूंगा तभी ये टर्न करेगा, तो हर पल मैं खींच रहा हूं उसको, तभी तो वो गोल गोल घूम रहा है। जैसे पार्टिकल यहां था तो मैंने खींचा अपनी ओर तो यहां गया, खींचा तो यहां गया, तो ऐसे घूमते हुए जा रहा है। समझ आ रहा है आपको? तो ये बहुत सिंपल सा फंडामेंटल क्लियर होना जाना चाहिए आपको यहाँ पे कि टेंजेंशियल फोर्स और रेडियल फोर्स का क्या यूज है। रेडियल फोर्स सर्कुलर मोशन पे घुमाने के लिए यूजफुल होता है और टेंजेंशियल उसकी स्पीड को बढ़ाने और घटाने में काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, और ये इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि आपका कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखते हैं, व्हेन अ पार्टिकल, एक बार लिख भी लीजिएगा आप इसको, व्हेन अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखिए यहां पे लिखा हुआ है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। अब स्पीड कांस्टेंट होता है, तब अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो क्या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा? नहीं, फिर भी एक्सेलरेशन होगा। क्यों? स्पीड कांस्टेंट होने से जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। काहे? वेलोसिटी काहे कांस्टेंट नहीं होगा? इसलिए नहीं कांस्टेंट होगा क्योंकि उसका डायरेक्शन लगातार बदल रहा है। अगर स्पीड बदल रहा है तो वेलोसिटी बदल रही है, ठीक बात है, लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि वेलोसिटी जीरो है। क्या पता डायरेक्शन बदल रहा हो, और यही इस कंडीशन में होगा कि अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी हम वेलोसिटी जीरो नहीं लेते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, तो यहां पर देखो
बट द वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूअसली। क्यों चेंज होता है? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा था, बिकॉज ऑफ डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंजेस ऑफ द मोशन। सर्कुलर मोशन पे घूम रहा है तो डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। तो वाइल कीपिंग स्पीड कांस्टेंट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो निश्चित तौर पे एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो अब समझना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन वो होता है जो सर्कुलर मोशन में बनाए रखने के लिए जो फोर्स आप रखते हैं उसको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि डायरेक्शन को हमेशा चेंज करने पे उसका फोकस रहता है। और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? उसकी स्पीड बढ़ रही है कि घट रही है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारा जिम्मेवार किसको दिया जाता है? जिम्मेवारी किसको दी जाती है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को। ठीक बात है। चलिए, देयरफॉर द मोशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। बहुत सिंपल सी है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये जो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन में r। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कितना होता है? v स्क्वायर अपॉन में r। और इसका एक और वैल्यू होती है, v की जगह पे r ओमेगा लिख सकते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़े थे, पिछले पार्ट में पढ़े थे हम लोग, v इक्वल टू r ओमेगा होता है, तो यहाँ पे r ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी रेडियल एक्सेलरेशन की दो वैल्यू होगी। अगर लीनियर वेलोसिटी लिया है तो v स्क्वायर अपॉन में r इज द रेडियस, v इज द लीनियर वेलोसिटी। और अगर हम एंगुलर में लिख रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू में r, ठीक है। ये रिलेशन लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये रिलेशन हमने पढ़ा था लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में, तो उसको अगर आप उस फॉर्मूले पर रख दोगे तो यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, यानी कि R निकालना है, ठीक है। ये निकालना है आपको, ओके। ऑफ अ पार्टिकल ऑन द टिप ऑफ अ फैन ब्लेड 0.30 मीटर इन डायमीटर रोटेट एट 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। खैर, मैं थोड़ा सा एक रफली बना के बताता हूं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लो कि ये प्लेट है फैन का ऐसे प्लेट है, मतलब एग्जैक्ट वैसा तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ आपको थोड़ा फील आ जाएगा। मान लो कि ये मैंने पंखा बना दिया है, इसके ब्लेड पर एक मान लो कोई भी पार्टिकल रखा हुआ है, यहाँ पे एक छोटा सा पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है, फैन का जो डायमीटर होगा वो कितना दे रखा है आपको? 0.30 मीटर। हम इसका रेडियस ले लेते हैं, इस पॉइंट से रेडियस ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट उसका रेडियस होगा उसके पॉइंट का। और डायमीटर क्या होगा? यही वाला पार्ट अगर यहां तक पूरा सर्कल बना रहा है तो ये वाला पार्ट उसका, ये डायमीटर होगी उसके पार्ट का, ठीक है ना। मतलब पंखा ऐसे घूम रहा है तो ये सेंटर पोजीशन हुआ, तो ये उसका इधर का ये लेंथ और इधर का वो लेंथ। खैर, हमें तो रेडियस से लेना देना है, तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा? डायमीटर का 2, डायमीटर बाई 2, तो कितना होगा? डायमीटर बाई 2 अगर मैं करूं यहां से, तो डायमीटर कितना दे रखा है? 0.30 अपॉन में 2, इट बिकम्स 0.15 मीटर। ये हो गया आपका डायमीटर, ठीक है। अच्छा, डायमीटर निकल गया। अब हमें क्या दे रखा है? 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ओके। तो नाउ फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको 1200 रिवॉल्यूशन पर मिनट दे रखा है। तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, तो 1200 इंटू अगर मैं करूँ तो इसको कितने से करना है? सेकंड से। तो रिवॉल्यूशन रहने दो और अपॉन में सेकंड से, यानी कि 60 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 1 मिनट में 60 सेकंड, यहाँ पे 60 से कर दो तो ये 60 हो गया। 20 रिवॉल्यूशन पर सेकंड, ठीक है। अब हमें इसके लिए अगर रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अब v तो नहीं निकाल सकते यहाँ से, दे ही नहीं रखा, लेकिन ओमेगा जरूर निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब फ्रीक्वेंसी से ओमेगा के लिए आपको रिलेशन पता है,
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि आप यहां पे रखिए इसकी वैल्यू को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इज 20, इट बिकम्स 40 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पे रख दीजिए, इस फॉर्मूले पे रखिए। रेडियस कितना है 0.15 का स्क्वायर, सॉरी उसका स्क्वायर नहीं है, और इसका कितना है 40 पाई का स्क्वायर। सॉल्व कर लिए, जो आएगा इसका आंसर होगा। ये हो गया आपका रेडियल एक्सेलरेशन। सिंपल है। देखिए इस तरह का जो भी प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। आपको सिर्फ गिवे लिख लेना है, क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कर लेना है, सॉल्व करिएगा तो बहुत इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर एंड द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इज इतना। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपको एक रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है 6400 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ पे रफली ले लूँ तो 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर ले लीजिए। मैं रफली ले रहा हूँ, मतलब 6.4 होना चाहिए, तो मैं 6 ले रहा हूँ। और टाइम कितना दे रखा है 24 आवर। इसको कन्वर्ट करिए 24 इंटू 3600 सेकेंड, क्योंकि एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड होता है, तो ये टोटल आ जाएगा 86,400 सेकेंड। ठीक है, अब आपको निकालना है, यहाँ पे निकालना क्या था भाई, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, अगर इक्वेटर पे घूम रहा है तो ओमेगा स्क्वायर इंटू में आर होगा, रेडियस दे रखा ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर करेंगे इंटू रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। अब टी की जगह पे क्या रखेंगे, यही वाली पूरी वैल्यू रखेंगे। सॉल्व कर दो, जो आएगा इसका आंसर आएगा। मैं एक बार रख भी देता हूँ, 86,400, ठीक है, इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 6 मीटर। सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा इसका आंसर होगा। सॉल्व कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो यही आपसे रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में पूछा था। कोई दिक्कत, सिंपल है। चले आगे। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है, लेकिन कौन सा मोशन हो रहा है, उसका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन टेंजेंशियल तो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा तो वो फिर यूनिफॉर्म हो जाएगा। और अब अभी हम बात जो कर रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल जीरो तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रेडियल हम लोग पढ़े थे अभी, वी स्क्वायर अपन में आ रही है, और इसमें अगर मैं टेंजेंशियल की बात करूँ तो टेंजेंशियल होगा 80, यानी कि अभी हमने जो बात करी है, और उसमें होगा क्या dv अपन में dt। एक बार दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे ले लेते हैं कोई पार्ट, इस डायरेक्शन में एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ले लेते हैं, और ये रहा आपका रेडियल एक्सेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो dv अपॉन में dt होता है। या फिर अगर मैं बोलूँ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टेंजेंशियल। यही तो इसका डेफिनेशन भी है। अगर वेलोसिटी का चेंज ही नहीं हो तो टेंजेंशियल का कोई रोल ही नहीं है। तो आप इसको, यही वाले पार्ट को आप कैसे मर्जी इसको लिख सकते हो, फ्रैक्शनल चेंज, मतलब इस तरह से भी लिख सकते हो, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा t, किसी इंटरवल में भी लिख सकते हो, आप कैसे भी ले लो, लेकिन होता यही है पार्ट। और अगर मैं आपको बात करूं तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ टेंजेंशियल की बात करूं तो अभी हमने रिलेशन पढ़ा था। कौन सी रिलेशन पढ़ी थी, आर अल्फा। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में हमने एक रिलेशन पढ़ा था आर इंटू अल्फा। ये भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ ही होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का पार्ट ये बनेगा, एक बार वापस से देख लेना है यहाँ पे, dv अपन में dt, यानी कि v जो होता है वो कांस्टेंट होगा। v जो होगा वो क्या लिखेंगे, v को लिखेंगे r ओमेगा, यहाँ पे रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आ भी जाएगा यहाँ से। यही हमने बात करी थी, और टेंजेंशियल के लिए ये पार्ट होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, आपको ये सब चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, लेकिन अगर आपको सिंपल ये पता हो जाए कि कैसे है तो क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाता है। एक बार वापस से देख भी लेते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो dv/dt होता है, और अगर मैं वेलोसिटी को लिखूँ v = r ओमेगा, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो at यानी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो अल्फा इंटू आर होगा, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स in a circle of radius 0.5 meter at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of a particle if its speed changes from 2 meter per second to 4 meter per second in 4 seconds. Now tangential acceleration is equal to delta v upon में delta t होता है। delta v is equal to 4 minus 2 upon में 4, तो क्या आएगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो आपसे at इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है। अल्फा आपसे पूछा हुआ था, तो at अपॉन में r होगा। तो at कितना हो गया 1/2, और r कितना होता है 1/2.5 यानी 1/2। तो ये कटेगा यहाँ से, तो ये वैल्यू बनेगी 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है। ठीक है, चले नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट, नेट एक्सेलरेशन। अब सुनना, यहाँ पे पार्ट में अगर मैं देखूँ नेट एक्सेलरेशन को, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, जिसको रेडियल एक्सेलरेशन कहते हैं। एक एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, एक एक्सेलरेशन हो गया इस डायरेक्शन में, जिसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। उसका नेट कहीं ना कहीं यहाँ आएगा या यहाँ पे बन रहा है नेट एक्सेलरेशन। इसका नेट आर नेट लिख देते हैं यहाँ पे, नेट एक्सेलरेशन। अब जरा सोचो, नेट एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए? √ऑफ रेडियल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। भैया वेक्टर का रिजल्टेंट तो आप निकालना जानते ही हैं, और उनके बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री था। रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा ऑलवेज। अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हमेशा 90 डिग्री होगा। इसलिए जो a² + b² + 2ab cos थीटा रखेंगे ना, तो वैल्यू पूरी ही जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ रिजल्ट यही आएगा। ठीक है, और अब आपसे पूछा जाता है कि नेट एक्सेलरेशन कितने एंगल पे बनेगा जी? तो नेट एक्सेलरेशन का जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा? तो मान लीजिए tan phi ले लीजिए। tan phi क्या होगा? tan phi क्या होगा? टेंजेंशियल अपॉन में रेडियल। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, ये तो सब सिंपल सा वेक्टर का पार्ट है। ये क्लियर है? एकदम वेक्टर का पार्ट एकदम सिंपल सा है। ठीक, ये नेट एक्सेलरेशन होता है। अब ये पूरी चीज़ें आपको दे रखी है नेट एक्सेलरेशन का, वही जो मैंने भी आपको बताया, ये पूरा टर्म यहाँ पे। नोट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे कुछ। इन एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन dv/dt इज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन जो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ही होनी चाहिए, तभी इंक्रीज करेगा। पॉजिटिव आ रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, और अगर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन अलोंग द साइड ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। तो इन द, यहां पे देख लेते हैं, इन द एक्सेलरेशन ऑफ ए सर्कुलर मोशन dv/dt इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है, हेंस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज पैरेलल, ये इंपॉर्टेंट है, पैरेलल टू द वेलोसिटी। ठीक, नेक्स्ट, अगर डी एक्सेलरेशन होगा तो एंटी पैरेलल होगा, मोशन dv/dt जो होगा वो नेगेटिव होगा। हेंस अगर दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट थोड़ा सा फटाफट जल्दी से समझा देता हूँ आपको। अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट ये बोल रहा है कि सर्कुलर मोशन पे हो रहा है, तो अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है यानी कि dv/dt बढ़ रहा है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होनी चाहिए। और अगर वो घट रहा होता, मान लो कि पार्टिकल ऐसे से गोल गोल घूम रहा है और ये भी ऐसे से चल रहा था, अगर ये ऐसे से घूम रहा है लेकिन इसकी dv/dt की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब इस कंडीशन में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंटी पैरेलल मतलब अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। ठीक है, यहाँ तक आई गेस आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग अब काइनेमेटिक्स में बात करेंगे कि इसका जो इक्वेशंस होगा सर्कुलर मोशन के अंदर में,
इक्वेशन ऑफ फोर्स कैसे काम करेगा, हॉरिजॉन्टल, अभी ढेर सारे पार्ट्स अभी देखना है, तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बस आज के लिए यहीं तक है, ठीक है।